अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टेस्ट के साथ मैं हफ्जुल अय्यूबी। नाजरीन, कोरोना वायरस ने जहां दुनिया की मईशत को हिलाकर रख दिया है, वहां तरक्की पजीर ममालिक भी मईशत में बहुत पीछे चले गए हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान की मुआशी इस्तेकाम लाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है और पैकेज का ऐलान किया है। आज हम अपने प्रोग्राम में उसको डिस्कस करेंगे और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चौधरी खालिद महमूद साहब। आप साहब जनरल सेक्रेटरी हैं DH स्टेट एजेंट एसोसिएशन के, वाइस चेयरमैन हैं लाहौर फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स के। उनके साथ मौजूद हैं फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, आप सीनियर चार्टर अकाउंटेंट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, जो मुआशी पैकेज का हुकूमत ने ऐलान किया है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए, ख़ास तौर पर जो सेक्शन 111 अप्लाई नहीं होगा, वो क्या है और उससे क्या बूम आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफजल अय्यूबी साहब, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त अब हमारी जो इकॉनमी है ये पूरी दुनिया की तरह एक डाउनवर्ड ट्रेंड पे है। जी जी। इसको संभाला देने के लिए हुकूमत को मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा मज़दूर और दिहाड़ीदार तबका हुकूमत ने देखते हुए इसको फोकस किया। उसकी एक मेन वजह है, उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में इतना माशी इस्तेकाम नहीं है कि हम नीचे तक तमाम तबकों को यहाँ पे पाल सकें। हुकूमत ने इसका बेहतरीन तरीका ये निकाला है कि उन सेक्टर्स में जहाँ पे पाकिस्तान की गरीब अवाम काम कर रही है उनको संभाला देने के लिए एक पैकेज का अनाउंस किया। उसमें एक पैकेज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिया गया, जिसको पिछले 1.5 या 2 साल से, जब से ये हुकूमत आई है, लोग इसको व्यू किए बैठे थे। जी जी। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बारहा कह चुके हैं अपनी तकारीर में कि वो हाई राइज बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कोई अमली इकदाम इस सिलसिले में उठाया नहीं गया था। जब ये कोरोना वायरस आया, इससे ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत बल्कि पाकिस्तान की मईशत से लिंक जो यूरोप और अमेरिका की मईशत है वो बुरी तरह मुतासिर हुई। जी जी। जिसकी वजह से एक्सपोर्ट सेक्टर तो पूरी पाकिस्तान का बैठ गया। जी जी। अब हमने पाकिस्तान के अंदर जॉब जो है उसको क्रिएट करने का सोचना है। तो हमने 2 करोड़ करीब बंदे बेरोजगार होंगे पाकिस्तान। सर वो तो देखें, वो आप जैसे अमेरिका में आप रोज़ पढ़ रहे हैं 60 लाख लोग घर बैठ के हैं और हुकूमत से होम अलाउंस मांग रहे हैं। अब पाकिस्तान की मईशत में तो इतनी जान ही नहीं है कि हम लोगों को होम अलाउंस दे सकें। हमें तो इसको प्लान करना होगा कि विद इन द कंट्री जी जी हम क्या ऐसे स्टेप्स लें जिससे हमारी मईशत भी खड़ी हो, लोगों को रोज़गार भी मिले और लोग मुतमिन रहें। तो जो सबसे 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की मईशत को संभाला दे सकते हैं, एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर। जी जी। ये 2 सेक्टर अगर थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे तो विद इन द कंट्री ये जो क्योस फैल रहा है वो नहीं फैलेगा। इसी सिलसिले में जो पहला उन्होंने स्टेप उठाया वो उठाया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, जिसके लिए उन्होंने अनाउंस भी किया कि हम 14 तारीख के बाद इसको पार्शली खोलना शुरू कर देंगे। लेकिन जो तमाम डिटेल्स मैंने FBR से मुझे मिली या मुख्तलिफ लोगों ने अपनी शाया की, उनकी बुनियाद पे जो सबसे पहला और बड़ा स्टेप इन्होंने उठाया वो है सेक्शन 111 की एग्जम्पशन। सेक्शन 111 क्या है? जी जी। इसको समझने की ज़रूरत है। सेक्शन 111 ये है कि हम उसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहती है कि उसका सोर्स आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये पैसे कहाँ से आए, इस पैसे को आपने कैसे कमाया, और फिर उसको जो आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसका इन्वेस्टमेंट का तरीकाकार भी बताना पड़ता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जी जी। तो 2 साल से लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत को संभाला देने के लिए ऐसा पैसा जो कि गर्दिश में नहीं है उसको भी गर्दिश में लाया जाए, जिसे हम आम लफ्ज़ों में कह सकते हैं ब्लैक मनी। यानी वो पैसा जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया गया हुआ, या वो पैसा जो लोगों के पास घरों में या कहीं भी जगह पार्क है। इसके लिए हमने एमनेस्टी स्कीम भी दी लोगों को कि आप अपनी एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए अपना पैसा वाइट कर लें। इवन दो
کئی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد بھی ہمارے پاس ایسا پاکستان میں سرمایہ موجود ہے جس کو لوگوں نے روک لیا اور وہ گردش میں نہ آنے کی وجہ سے ہماری معیشت پہ ایک نیگیٹو افیکٹ پڑا ہے. جی جی. تو اس میں انہوں نے یہ پہلا سٹیپ یہ لیا کہ لوگوں کو کہہ دیا کہ جی آپ اگر اس میں پراپرٹی بزنس میں یا کنسٹرکشن بزنس میں اس سے ریلیٹڈ بزنس میں کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کا سورس نہیں پراپ کیا جائے. سب سے بڑا کام تھا جو دیرینہ مطالبہ تھا, یہ دیرینہ مطالبہ تھا. ایون یہ تاجروں کا بھی ہے اور بھی سیکٹرز آف اکانومی ہے جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی مجھے 25 سال ہو گئے ہیں اس پروفیشن میں. 1997 سے میں ایکٹیولی کام کر رہا ہوں اس پروفیشن میں. مجھے یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے ڈاکومنٹڈ 35 سے 40% ہی ہے. جی جی, یہ بھی آپ زیادہ بتائیے, کم ہے. باقی ساری کی ساری جو ہماری اکانومی ہے وہ ایک ایسے پیسے پہ چل رہی ہے جو ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. جی جی. اب جو ویژن عمران خان کی گورنمنٹ لے کے آئی تھی کہ جی ہم یہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے لوگوں سے ایکسٹریکٹ کریں گے, ہم انویسٹیگیشنز کریں گے. دیکھیں ایک دم سے چیزیں نہیں بدلتی. جی جی. انہیں بدلتے ہوئے وقت لگے گا. آپ کو لوگوں کو وقت دینا پڑے گا تاکہ لوگوں کے سوچنے کا انداز, کام کرنے کا انداز, سرمایہ کے استعمال کا انداز وہ بدلے. جی جی. تو اس کے سلسلے میں یہ جو پہلا سٹیپ لیا ہے کہ یہ خوش آئند ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں یہ خوش آئند ہے. 20 ماہ میں جو عمران خان صاحب کی طرف لوگ دیکھ رہے تھے, کوئی بوم لے کے آئیں گے, کوئی معیشت میں کوئی بہتری لے کے آئیں گے, یہ پہلا سٹیپ ان کا, یہ پہلا سٹیپ ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اکنامکس کا ایک بیسک رول ہے, بوم تو آنا ہی آنا ہوتا ہے. یہ ایک پہیہ ہے جس میں ایک ریسیشن آتا ہے, پھر ریکوری آتی ہے, پھر بوم آتا ہے. جی جی. یہ پورا پہیہ چلتا ہے, اکنامکس کا رول ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن ایک چیز ہے, دیکھیں ہمارا ملک گردشی قرضوں میں اتنا پھنس گیا ہے, جی جی, فورن ڈیٹ میں اتنا پھنس گیا ہے کہ اگر ہم یہ کہنا کہ کسی کے بعد جادو کی چھڑی ہے اور ایک دم سے بوم آ جائے گا, یہ وہ ممکن نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو بات دوبارہ آتا ہوں. خالد محمود چودھری صاحب, آپ کا بہت دیرینہ مطالبہ تھا ہماری جو انڈسٹری ہے اس کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے, ہاں بھی مانا جائے, سب سے زیادہ یہاں جو معیشت کا پہیہ چلتا ہے. 2016 میں جو ایٹم بم گرایا گیا ٹیکسز کا, کیا وہ خلا اب پورا ہو پائے گا اس وزیر اعظم کے اعلان کے بعد؟ 2016 میں جب یہ آرڈیننس یہ پچھلی حکومت نون لیگ نے یہ شروع کیا تھا, جی جی, اس وقت انہوں نے ایک ویلیویٹر کمپنیز کا آرڈیننس جاری کیا تھا کہ اس کو ویلیویٹ کیا جائے گا. پہلے یہ 70 سال سے ایک نظام چل رہا تھا پاکستان کے اندر کہ ایک ہی ریٹ کے اوپر جو ڈی سی ریٹ ایک صوبائی جو ٹیکسز طے ہوتے تھے اسی کے اوپر فیڈرل ٹیکس لیتی تھی. جی جی. 2016 میں ان کو خیال آیا کہ جو فیڈرل جو ٹیکس لے گی وہ اپنا ویلیویٹ کرے گی اور جو صوبائی ہیں وہ اپنے ویلیویٹ ٹیبل بنائیں. تو یہ بہت بڑی کنفیوژن تھی. ہم نے بہت بڑی اسٹرائک اس سے شروع کی, پورے پاکستان میں اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا. خیر انہوں نے فوری طور پہ یہ سٹیپ تو اپنا واپس لے لیا, جو ویلیویٹر کمپنیز کا آرڈیننس تھا اس کو واپس لیا. اس کے بعد ایک انہوں نے اپنا چارٹ جو کہ ایف بی آر نے بنایا, وہ بالکل بھی یعنی جو ہمارے گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق نہیں تھا. جی جی. اس کو اتنا ریٹ انہوں نے رکھ دیا جو کہ صوبائی ٹیکسز اور تھے, اس کا ریٹ اور تھا, فیڈرل اور تھا. پہلا مطالبہ تو یہ تھا کہ کم از کم 4 صوبوں میں ایک ہی ریٹ ہو. جی. آپ ان سے کیونکہ ان کی حکومت بھی سارے صوبوں میں تھی, تو ہمارا یہ پہلا مطالبہ تو یہی تھا کہ جی آپ اس کو ایک ہی ریٹ پہ لے کے آئیں تاکہ کم از کم ویلیویٹ کرنے میں آسانی ہو. تو اس میں ہمارا جو انویسٹر تھا, جو بائر تھا, وہ کنفیوز ہوا کہ یار صوبائی ٹیکسز ہم کسی اور ٹیبل پہ دے رہے ہیں اور فیڈرل کے ٹیکسز کسی اور پہ, جب فیڈرل اور صوبائی ایک جگہ پہ یہ پیج پہ نہیں ہے تو وہ کیسے ٹیکس کلیکٹ ہوگا. نمبر ایک تو یہ لوگوں کو بہت بڑا کنفیوز کیا گیا. حالانکہ اس وقت میں نے ایک بہت بڑے چینل پہ یہ بات بھی کی, ساگ ڈار صاحب نے یہ کنونس کیا کہ اس پہ یہ شاید یہ اپنا خانزادہ کے پروگرام میں انہوں نے یہ اس بات پہ کنونس ہوئے کہ جی بالکل ہم صوبوں کے اس پہ ایگری کریں گے. لیکن اس کے بعد وہ نہیں کر سکے, حکومت چلے گئی. یہ ہمارا مطالبہ ایک نہیں تھا, یہ حکومت کا بھی یہ میں سمجھتا ہوں جیسے یہ نئی حکومت آئی ہے ان کو بھی ہم نے یہی کہا کہ یہ اس ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو اب کھولیں. یہ بند ہو چکا ہے 2016 سے. یہ کیسے بند ہوا کہ اس سے 40 انڈسٹری آپ کی ریلیٹڈ ہے, اس سے جو ملک کا جو پورے ملک کی اکانومی کو چلاتی ہیں, بلکہ پوری دنیا کی اکانومی اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. یہ ایک ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر نہیں تھا.
ये 40 इंडस्ट्री का एक पहिया जो इन्होंने बंद किया हुआ था। तो मैं ये समझता हूँ हुकूमत की अपनी पॉलिसी भी ये थी कि 50 लाख घर तैयार कर रहे हैं, तो उनकी भी मजबूरी थी। हमारी तो खैर ये मुतालबा बहुत पहले से था, बल्कि 2016 से हमने ये मुतालबा किया हुआ था, 2013 में भी किया, 2015 में भी किया कि आप इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दें। जब तक आप हमें स्टेक होल्डर नहीं बनाएंगे उस वक्त तक आप ये काम उस तरह टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। जब तक आप स्टेक होल्डर देखें ना, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। जब तक उनको मिलते नहीं है, मिलाते नहीं है, तो कैसे टैक्स आपका कट होगा। दूसरी बात सर, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो बात की जा रही है ब्लैक मनी की, यहाँ पे ब्लैक मनी आती है, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। ये अनडॉक्यूमेंटेड आप कह सकते हैं कि ये एरिया था, और जो कि पाकिस्तान में और बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई। कानूनी तौर पर एफबीआर का कानून पहले भी था कि आपसे वो सोर्स पूछने का उनके पास राइट था कि जब आपको प्लॉट लेते थे, घर लेते, 2016 में भी उनके पास ये राइट था। लेकिन अब उन्होंने कोशिश की थी ये राइट आप एक वैल्यूएटर कंपनी के थ्रू आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उनका गलत फैसला तो उनको आज वापस लेना पड़ा। तो ये अगर आज 2 साल 4 साल पहले ले लेते तो आज हमारा ये पहिया चल चुका होता। खालिद साहब, मेरे जो इल्म में है, जब 2016 में आपकी जो जितनी भी थी वो जब एफबीआर में गई तो सेक्शन 111 का सहारा लिया गया था। जो आपके वहाँ नुमाइंदे थे उनसे वो ब्लैक मनी का सोर्स पूछा गया था, उनकी मुशावरत से ही वो टैक्स लगाए गए थे, जिसकी वजह से उसके बाद रियल सेक्टर बिल्कुल बैठ सर उसके में उसमें बाद भी आज वो इमरान खान साहब ने तो आप वो ऐलान करके वो आपके जो दिलों की आवाज़ थी उसको पूरा किया। सर इसमें कोई शक नहीं है, मैं इस बात पे अप्रिशिएट करता हूँ हुकूमत को, उन्होंने अच्छा इनिशिएट किया और ये पहले ही कर लेना चाहिए था। मेरे कहने का मकसद ये था कि ये सोर्स एफबीआर के पास शुरू दिन से था। अच्छा, लेकिन चूंकि इसके ऊपर कभी किसी ने इतनी डिबेट नहीं की थी, इस इशू को इस तरह बनाया गया, इस तरह मीडिया में उछाला गया कि ओवरनाइट उन्होंने जब ये बजट आ रहा था तो एक रात पहले उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इससे हम पूछेंगे। अच्छा खालिद साहब, ना ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, लेकिन मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ आपके पास। 2016 से लेके अब तक कितना आपका जो इंडस्ट्री की ये है कितनी पीछे गई, कितने लोग बेरोजगार हुए, इस नोटिफिकेशन आने के बाद वो कितना रोजगार लोगों को मिलेगा और क्या क्या फ़ायदे लोगों को होंगे और कितनी कम लागत पर मकान बनेंगे। लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लूँगा। आज छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी खालिद साहब, देखिए जी 2016 के बाद तो ये रियल एस्टेट का जो सेक्टर था बिल्कुल बैठ गया था, पूरी तरह बैठ गया था। जो पैसा था इसमें सब निकल गया, इसमें से हमारी 40 इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा। जो रेवेन्यू हुकूमत को इससे पहले आता था वो बिल्कुल आना बंद हो गया, लोग खौफजदा हो गए। जो और सैकड़ों के हिसाब से रजिस्ट्रेशन होती थी जिसमें देखें कि एक अगर मैं लाहौर की बात करूं, या मैं चूंकि उस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन में एज ए जनरल सेक्रेटरी काम कर रहा था, तो वहां में हमारे तकरीबन DHA के अंदर हम देखें या कैंट के अंदर जो हमारे ऑफिस थे वो 2,500-3 हज़ार ऑफिस थे उसमें। तो जिसके एक ऑफिस में भी अगर आप 5 लड़के एवरेज लगाएं तो ये इसके आप तादाद लगा लें कि कितने बेरोजगार हुए। फिर उससे यही नहीं हुआ कि यहीं तक काम नहीं रुका, ये हमारी कंस्ट्रक्शन का जो शोबा बंद हुआ, उससे आगे जो लेबर का था काम, जो 40 इंडस्ट्री में जो काम हो रहा था वो सब का सब पहिया बैठ गया। आज हुकूमत को अगर रियलाइज हुआ है तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। इसीलिए आया था सर, इसीलिए हाँ जी। तो उसमें एक और चीज़ है, अभी भी इसमें बहुत सा काम होना बाकी है। जैसे हमारा ये भी मुतालबा था कि इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, तो इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने हमारा जो दे रहना मुतालबा था जो पूरा किया। और इसमें देखें 2 चीज़ें आएंगी, इसमें हमारी जो जिस तरह दूसरे अदारे काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर, हम भी इसी तरह इंशाल्लाह इनके साथ काम करेंगे। फिर यही नहीं कि हम लोकल जो इंडस्ट्री को चलाते हैं, हम तो बाकायदा पाकिस्तान के सफीर है पूरी दुनिया में। तो इस वक्त लगभग दुनिया में जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है वो लगभग तकरीबन 85 लाख या 90 लाख के करीब है जो पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो वो पैसा आना बंद हो गया। ये इनकी हट दर्मी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से एक पॉलिसी जब बनाते हैं तो उसके बाद दूसरी पॉलिसी ले आते हैं। पहली पॉलिसी का भी उन अदारों को नहीं पता होता कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो वो जो बाहर से पैसा आता था वो हमारा एक रेवेन्यू था। जैसे ये हुकूमत आज हमारी जो वहां एक्सपोर्ट के लिए इतनी कोशिश कर रही है, सब्सिडी देती है, हम तो नहीं ये कहते सब्सिडी दे, हम तो सिर्फ ये कहते थे कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा पाकिस्तान में पैसा लेके आ रहा है जो हमारे ज़र मुबादला में इजाफा करता है, तो उसको कम से कम आप उनको वो अहमियत दें, उनको आप कम से कम एक फाइलर की हैसियत दे दें, क्योंकि वो टैक्स पे होता है वहां पे। तो जब पाकिस्तान में आता है तो वो नॉन फाइलर डिक्लेयर हो जाता है। तो ये आज तक भी हमारा ये मुतालबा है कि इसको भी आप कम से कम ये इस शोबे को आप ले, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा पाकिस्तान पैसा अगर भेजेगा तो ये हमारे पाकिस्तानी खजाने में जब ये पैसा आएगा तो ये और इसमें हमारी इकॉनमी को एडवांटेज मिलेगा। तो अभी तक इस शोबे को नहीं छेड़ा गया,
کیونکہ اوورسیز پاکستانی کے لیے کوئی خاص طور پہ انہوں نے اتنی کو اس میں فائدہ نہیں سوچا اس کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ کم از کم 85 یا 90 لاکھ جو لوگ ہیں, اگر وہ ایک بندہ بھی ایک پاکستان میں ایک پلاٹ سال میں لیتا ہے تو آپ دیکھنے کتنا ریونیو آپ چاہتے ہیں جو 111 کے سیکشن کے جو سورس نہیں پوچھا جائے گا, اس کے ساتھ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے بھی رقم کو لانے کے لیے اس میں بھی کچھ سر سورس حکومت دینی اس میں چاہیے. ابھی بھی اس میں ان کا ایڈوانس ٹیکس ابھی بھی ان کا ویسے ہی ہے, ان کے لیے کوئی ریلیف پیکج ایسا نہیں ہے. یہ حکومت نے فار ٹائم بینگ جی آپ کا جو پیکج دیا تاکہ یہ کم از اچھا, کم یہ وزیر اعظم پاکستان جو 50 لاکھ مکان بنانا چاہتے کسی اسی کی کڑی تو نہیں ہے, اس کو بنانے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے لوگوں کو بلڈر کو کنسٹرکشن سر کو اس میں دیکھو ان کی تو فرسٹ پرائرٹی اپنے 50 لاکھ گھروں کی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن نو ڈاؤٹ کہ اس سے پورے پاکستان کی ریل اسٹیٹ برادری کو فائدہ پہنچے گا. کتنا کو روزگار اس کے اگر یہ چل جاتا ہے اب کتنا کو روزگار لوگوں کو مل جائے گا؟ سر الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں جو آج ہم سب سے زیادہ ہمارے مشکلات جو درپیش ہیں یہ کرونا وائرس کی وجہ سے, جو ہمارا مزدور طبقہ ہے جو سب سے زیادہ اسی کنسٹرکشن انڈسٹری سے منسلک ہے, تو یہ ہمارا اگر یہ لیبر سب سے زیادہ اگر پاکستان کے اندر یہ سب سے مین جو شعبہ ہے وہ یہ کنسٹرکشن کا شعبہ جہاں پہ لیبر سب سے زیادہ کھپت ہوتی ہے, تو جس میں انڈیویجول لیول پہ بھی ہے, بلڈرز لیول پہ بھی ہے, ڈیولپر لیول پہ بھی ہے, تو یہ اگر شعبہ چل پڑتا تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر 70-80% تو بےروزگاری جو مزدور طبقے کی وجہ سے جو کرائسس آ رہا ہے تو الحمدللہ وہ حل ہو جائے. بالکل جو فیصل اقبال خواجہ صاحب, جس طرح محمود چودھری صاحب نے بتایا, اس میں خالد صاحب نے انڈسٹری بھی چلے گی, 40 ملحقہ جو انڈسٹری ہیں وہ بھی چلیں گی. اس میں جو کم لاگت سے مکان بنیں گے, جو فکس ٹیکس ہے رجیم میں جو لوگ آتے ہیں ان کے ٹوٹل ٹیکس کا 10% دینا پڑے گا, 90% معاف ہوگا. وہ کتنا کو ٹیکس حکومت کو آئے گا یا ٹیکس دوسرے کو کتنا فائدہ ہوگا؟ دوسرے جو ود ہولڈنگ ٹیکسز کے جو انہوں نے اس میں کیا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں خالد صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ مزدور ایک ایسا طبقہ ہے پاکستان میں جس کو زیادہ سے زیادہ ہم صرف کنسٹرکشن انڈسٹری میں ہی کھپا سکتے ہیں, یا ہم اسے ایگریکلچر سیکٹر میں کھپا سکتے ہیں. دیکھیں انڈسٹری تو اس بیس پہ پاکستان میں لگ ہی نہیں رہی. اس کا میں آپ کو ایک بڑا مزیدار انالیسس بتاتا ہوں کہ میرے ایک دوست ہیں جو کوٹ ادو پابر کیپکو میں انجینئر ہیں. ٹھیک ہے. اس نے مجھے بتایا کہ یار جب ہم سردیوں میں ہماری ٹوٹل ڈیمانڈ جو ہے نا بجلی کی پروڈکشن کی پاکستان میں ہے 26,000 کے 24,000 میگا واٹ بنانے کی کیپیسٹی اوورال پاکستان میں, ٹھیک ہے, اس کا صرف 16% رہ جاتا ہے سردیوں میں. ٹھیک ہے. تو 4 مہینے یا 5 مہینے ان فیکٹریوں کو بند کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے وہ بزنس اور بجلی کے ریٹس بھی بڑھ رہے ہیں اور بزنس بھی ان وائبل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں انڈسٹری کا کیا کھپت ہے ایز اپوز ٹو ملیشیا. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ 8 ملین میگا واٹ بجلی بنائی جاتی ہے اور ان کی اراؤنڈ دا کلاک یہ ریکوائرمنٹ رہتی ہے. پاکستان ایک واحد ملک ہے جس میں گرمیوں میں بجلی کی پروڈکشن کی ضرورت زیادہ پڑ جاتی ہے اور جو ہی موسم ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے یہ باقاعدہ 6,000 یا 7,000 میگا واٹ رہ جاتی ہے بجائے کہ 20,000 میگا واٹ کے. یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک ایسا ملک ہے جس میں انڈسٹری پہ شروع سے 1947 سے اب تک بالکل کوئی غور کیا ہی نہیں گیا. اب انڈسٹری نہیں ہوگی تو مزدور کہاں جائے گا؟ مزدور پھر 2 جگہ پہ جا سکتا ہے, ایک ایگریکلچر سیکٹر اور دوسرا یہ کنسٹرکشن انڈسٹری جہاں پہ لوگ اینٹیں اٹھائیں گے, راج مستری بنیں گے, کچھ نہ کچھ کریں گے جس سے ان کا زندگی کا پہیہ چل سکے. اب اسی طرح آپ ود ہولڈنگ ٹیکسز کی بات میں بعد میں کرتا ہوں. اب دیکھیں اسٹیل سیکٹر اس سے کنیکٹڈ, سیمنٹ اس سے کنیکٹڈ, بجری, یہ ساری سیکٹرز اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ود ہولڈنگ ٹیکس کی ایگزمپشن انہوں نے دی ہے انٹائر انڈسٹری کو ایکسیپٹ آئرن اور سیمنٹ. ٹھیک ہے. آئرن اور سیمنٹ پہ ود ہولڈنگ معاف نہیں ہے, باقی سب پہ ود ہولڈنگ ٹیکسز کو 6% سے میں 2% کر دیا ہے بس. یار وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے, وہ اور چیز ہے. لیکن آئرن اور میں نے بتایا سیمنٹ, اس پہ انہوں نے ان کو ایگزامپٹ نہیں کیا. ان کو انہوں نے کہا ان پہ جو پرچیز ہوگی وہ ٹیکس کٹے گا جو ود ہولڈنگ ہوگا. ٹھیک ہے. اب رہ گیا فکس ٹیکس, کیپٹل گین ٹیکس اور اسی طرح کے 3-4 ٹیکس جو ابھی انہوں نے رجیم متعارف کرائی. میں اس پہ اس لیے زیادہ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ ابھی تک جو کچھ ہے وہ اخباری خبر کی حد تک ہے. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈیولپر پہ پر اسکوائر یارڈ ٹیکس فکس کیا گیا ہے,
اور اسی طرح یہ جو بلڈر پہ پر اسکیئر فٹ ٹیکس جی جی جو ہے فکس کیا گیا ہے. ریٹ میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ اخباری خبر ہے, ابھی تک وہ فائنل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر جب لا بن جائے گا یا آرڈیننس آ جائے گا اور ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ آ جائے گا, تب ہم اس ریٹ کو کوئی ڈسکشن میں لا سکتے ہیں. اسی طرح کیپٹل گین ٹیکس میں جو میجر انہوں نے آپ کو چھوٹ دی وہ یہ دی کہ جو پہلا گھر آپ بنائیں گے اور بیچیں گے اس پہ کیپٹل گین ٹیکس ٹوٹلی ایگزمپٹ ہے. ٹھیک ہے. اب سورس میں انہوں نے آپ کو کیا دیا 111 میں, انہوں نے کہا جی اگر آپ اس انڈسٹری میں, اب یہاں پہ ابہام ہے 31 دسمبر 2020 ہے یا 31 دسمبر 2022 ہے, یہ ابھی ابہام ہے جب تک یہ لا کوئی کلیئر نہیں آتا نوٹیفیکیشن. اس میں آپ جتنی فریش انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے اس کا 111 پہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کہاں پہ آپ اپنا وہ پیسہ وائٹ کر لیں. آپ کو ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں آپ انٹروڈیوس کریں گے میں نے یہ پلاٹ خریدا, اس پہ یہ کام شروع کیا. رولز آر یٹ ٹو بی ڈن. دیکھیں, ایک ہے بزنس کنسٹرکشن کا, ایک ہے بزنس ڈیولپمنٹ کا. ایک عام آدمی میرے جیسا یا خالد صاحب یا آپ کی طرح کا, اگر وہ ایک گھر خریدتا ہے, جی جی سمپل ایک گھر خریدتا ہے اپنی بلیک منی سے, جو سوری میں خالد صاحب میری بات کا برا منا گئے تھے, کوئی پیسہ جو اس کے پاس ان ڈاکومنٹ پڑا ہے اس سے وہ خریدتا ہے, وہ کیا اس کو بھی ایگزمپشن ہے. یہ رول ابھی تک نہیں وضع. ٹھیک ہے. دیکھیں انڈسٹری کا درجہ کس کس کو دیا گیا ہے, کنسٹرکٹر کو اور بلڈر کو, ٹھیک ہے, یا ڈیولپر کو. ٹھیک ہے, ایک آدمی ہے جو ان تینوں میں نہیں فال کرتا. ٹھیک ہے. ایک آدمی جو ان تینوں میں نہیں, افضل ایوبی ہے, جی اس وہ ایک گھر خریدتا ہے, اس کے پاس گھر میں پرائز بانڈ پڑے ہیں, پتہ نہیں کوئی آگے رکھ کے اس کے پاس کوئی سورس نہیں ہے, پتہ نہیں ہے کہاں سے آئے ہیں. اگر وہ پیسوں سے وہ ایک گھر خریدتا ہے, کیا یہ قانون اس پہ بھی اپلائی ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ رولز بتائیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ انڈسٹری کا جو درجہ دیتی ہے, عام آدمی کو بھی یہ 111 کی ایگزمپشن ہے یا بڑے ڈیولپرز کو ہے خالی. یہ بھی قانون جب وضع آئیں گے, رولز بنیں گے اور یہ باقاعدہ ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ موجود ہوگا, تب پھر آپ اس کے اوپر کوئی ڈبیٹ کر سکیں گے. فیصل صاحب, جس طرح 111 اس پہ سیکٹر پہ تو اپلائی نہیں ہوگا, کیا دوسرے سیکٹر ایسے ہیں جن میں معاشی استحکام لانے کے لیے ان کو بھی 111 کا فائدہ دے دیا جائے؟ سب مانگیں گے, تاجر بھی مانگیں گے, جی میں نے سٹاک ڈالنا ہے, مجھے بھی 111 کی ایگزمپشن دی جائے. آپ کا بادامی باغ جتنا ہے, سٹیل سیکٹر ہے, وہاں پہ جتنا تاجر بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو 6-7 کروڑ روپے کا سٹاک پڑا ہوا ہے, ڈکلیئر کیا ہوا ہے 1 کروڑ روپے کا. جی جی, جس پہ آپ نے 38 اور 42 پہ اتنے پروگرام کیے تھے کہ 38 کی ریٹ کیوں کر رہے ہیں یا 40 یا 42 کی ریٹ کیوں کر رہے ہیں. بیسیکلی دیکھیں, منحصر القوم اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ ہمارا جو سیکٹر ہے وہ ان ڈاکومنٹڈ ہے, میں بلیک نہیں کہتا, برا لفظ ہے, ہمارا ان ڈاکومنٹڈ پیسے سے کام چل رہا ہے, تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے. دیکھیں ابھی بھی میں کیونکہ وکیل ہوں, ہوتا یہ تھا کہ رجسٹری ہو رہی ہے 1 کروڑ روپے کی, پیمنٹ ہو رہی ہے 1 کروڑ 25 لاکھ کی, وہ جو 25 لاکھ فالتو دیا گیا ہے وہ ان ڈاکومنٹڈ ہے, وہ کہیں پہ آ نہیں رہا تھا. اب یہ پہلی چیز ہوتی ہے افضل ایوبی صاحب, آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں تو پھر اگلی سوچ آتی ہے. جی بالکل صحیح. ابھی تو ہماری اکانومی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی, ہمیں وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جس سے ہماری اکانومی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو, اس کا گردشی سائیکل چلنا شروع ہو, لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو, زندہ ہو, لوگوں کو روزگار ملنا. دیکھیں ایک گھر جب بننا شروع ہوتا ہے اس میں مزدور بھی آئے گا, اس میں آرکیٹیکٹ بھی آئے گا, اس میں ٹھیکیدار بھی آئے گا, اس میں راج مستری بھی آئے گا, اس میں پراپرٹی کنسلٹنٹ بھی آئے گا, اس میں وکیل بھی آئے گا جس نے اس کی رجسٹری کرانی ہے, اس میں بینکس بھی آئیں گے جہاں پہ وہ پیسہ گردش ہونا ہے, اس میں اسی طرح بروکرز بھی آئیں گے جن کو کمیشن ملنا ہے. تو وہ ایک کام سے کم از کم 10 سے 12 گھروں کا روزگار چلتا ہے. بالکل. فیصل صاحب, بریک سے جانے سے پہلے ایک سوال آپ کی طرف چھوڑ ہی جا رہا ہوں, یہ 30 جو ارب کی سبسڈی ہے, ری جنریشن آف منی کو اسٹارٹ کرنے میں کتنی مددگار ثابت ہوگی اور آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ لیکن بریک سے بعد آپ سے جواب لوں گا. ناظرین, چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। जी फैसल साहब। देखें जी, बात यह है, आपने जो सवाल किया है कि क्या इस सब्सिडी से रीजनरेशन ऑफ मनी स्टार्ट होगी, इकोनॉमी का पहिया चलेगा कि नहीं। देखिए, रीजनरेशन ऑफ मनी को ना आप लिंक करें, आप इसे कहें इकोनॉमी का पहिया चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। जब कारोबार शुरू होगा, हुकूमत उसमें सब्सिडी क्या होती है, हुकूमत एक हिस्सा डालती है इकोनॉमी को चलाने के लिए, ठीक है, कि हम इन चीजों को सब्सिडाइज कर रहे हैं, आप खरीदें और इससे नया काम शुरू करें। ठीक है, दो तरह की सब्सिडीज होती हैं, जैसे अभी आजकल एक वो चीनी का और आटे का, वो बड़ी लंबी बहस है, मैं उस तरफ जी नहीं जी जाऊंगा। जी जी, वो सब्सिडी होती है लॉस पूरा करने के लिए। ठीक है, एक सब्सिडी दी जाती है इकोनॉमी का पहिया चलाने के लिए। ठीक है, ये अल्लाह करे ये उस नौयत की सब्सिडी हो, देखें इट्स डिटेल्स हैव नॉट येट बीन स्पेसिफाइड। जी जी, जब तक इसकी डिटेल्स नहीं आती तब तक ये नहीं पता। फॉर एग्जांपल, अगर ये कहते हैं कि सीमेंट की बोरी 500 रुपए की है, जी जी, हुकूमत उसे सब्सिडाइज कर रही है 450 की मिलेगी, तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूम मिलेगा। ठीक है, सब्सिडी देने का तो यही मकसद है ना। इसी तरह नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत इन्होंने जो 50 लाख घर बनाने हैं, अगर वो बन गए जी जी, तो 50 लाख घरों में मजदूर भी आएंगे, आर्किटेक्ट भी आएंगे, आपके पास वो ठेकेदार भी होंगे, लोगों का सरिया भी बिकेगा, सीमेंट भी बिकेगा, रेत बजरी भी चलेगी, मजदूर भी चलेंगे, पहिया तो चलेगा। जी जी, पहिया तो चलना चाहिए भी। अगर आप चाहते हैं ना पाकिस्तान में ये एनार्की ना फैले, कैओस ना फैले और लोग सड़कों में ना आए, आपको ने काम लगाना पड़ेगा। जी जी, काम लगाने के लिए आपको बकायदा प्लानिंग और मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग कौन से काम में खप सकते हैं। जी जी, अब देखें ना, कराची में या लाहौर में आपने लॉकडाउन किया हुआ है, आप उन घरों में जाके देखें जो लोग किसी से मांग नहीं सकते, जी जी, सफेद पोश लोग वो घरों में बेचारे भूखे बैठे हुए हैं। और ये 12,000 रुपए से क्या घर चल सकता है? नहीं चल सकता सर कोई। यार, जिसका घर किराए पे है, जिसका बिजली का बिल है, जिसका, और मजे की बात, कराची में मैं रात को टीवी देख रहा था, एक बड़ी खूबसूरत बात एक औरत ने की। बूढ़ी अम्मा थी, कोई 80 साल की, उसने कहा बिजली का बिल, गैस का बिल पते पे पहुंच गया है, पर राशन वाला कोई नहीं है। नहीं आया बिल्कुल। यानी इन्हें ये पता है कि मैंने बिजली का बिल कहाँ भेजना है। जी जी। अच्छा ख्वाजा साहब, टाइम कम है क्योंकि ये आखिरी वक्फा है हमारा। जिस तरह ये इन्होंने बोर्ड बनाया है, पहले सबसे ज़्यादा सेक्टर में प्रॉब्लम थी, जो प्रोसेस होता था उसकी अप्रूवल नहीं मिलती थी। अब जो इन्होंने वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बोर्ड बनाया, ये इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी और किस तरह ये फाल होगा? जी, अभी फिर वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, रूल्स और बोर्ड बनने वाले हैं, लेकिन जो अखबारी खबर है उसके मुताबिक ये है कि अब जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनको जेर इल्तवा डाल देते थे, ठीक है, एलडीए के अफसर हो गए, एफडीए के अफसर हो गए, या इस्लामाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसर हो गए, जी जी, जो अपनी मर्जियां करते थे माल पानी खाने के लिए, जो भी, मतलब मेरे मुंह से अगर कोई गलत बात नहीं की, मैं इसकी मदद खाऊं। देखें, उसके लिए हुकूमत ने एक वादा कर दिया कि जी अब 45 दिनों में हर प्रोजेक्ट का फैसला होगा। ठीक है, एक बंदे ने नक्शा सबमिट किया, प्लान सबमिट किया, वो बोर्ड एनालाइज करेगा और उसे ओके कर देगा। ठीक है, इसमें हाउसिंग सोसाइटीज भी होंगे, इसमें बड़े मॉल्स भी बनेंगे, इसमें बड़े प्रोजेक्ट्स भी पड़ेंगे, जी जी, जिनको अब इल्तवा का शिकार करने की वो इजाजत नहीं देंगे। इनके बकायदा बोर्ड्स बनेंगे, जो बोर्ड इस पे जल्द से जल्द फैसला करेंगे कि जी। इसी तरह अभी मैं खबर पढ़ा था कि एनओसी की शर्त वो नरम कर रहे हैं, वो इस तरह कर रहे हैं कि अगर सेलर और परचेजर दोनों खुद चले जाते हैं एलडीए के दफ्तर, जी, ठीक है, और वो वन विंडो ऑपरेशन पे उस दिन मौजूद हैं, तो वो बगैर एनओसी के भी शायद ज्यादा ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। तो बेसिकली ये सारे जो स्टेप्स हैं, फिर मैं वही बात करूंगा। अच्छा ख्वाजा साहब, रूल्स एंड हुकूमत रेगुलेशंस आर येट टू बी। जैसे हालात हैं, इकॉनमी को पहिया रुका हुआ है, हुकूमत को ज़ाहिर बात है आमदनी की ज़रूरत है, वो रेवेन्यू की सूरत में आ सकती है। रेवेन्यू कलेक्शन में बेहतरी लाने के लिए जिस तरह हमारे ऑडिट में केस पड़े हुए हैं, दूसरी चीज़ों में पड़े हुए हैं, 214D है, जो 214C है, 275 है, 161 है, 25 में, इसमें भी कोई एमनेस्टी का कोई ऐलान हुकूमत कर सकती है? आपको नज़र आ रहा है कुछ? मैं आपको, आप क्या तजवीज़ हैं? रेवेन्यू इकट्ठा करना है तो मेरा जाती ख्याल है अब्दुल्ला यूसुफ अभी भी जिंदा है, अल्लाह ताला उन्हें लंबी से जिंदगी सलामती दे। आमीन आमीन। इस तरह के लोगों को दोबारा एफबीआर का चेयरमैन बनाएं, इनके विजन से फायदा उठाएं, जो 2005, 6, 7, 8, 9
बगैर ऑडिट के रेवेन्यू कलेक्शंस बढ़ी थी। जी जी, वो 26-27 लाख वो गोशवारे हो गए थे। क्यों बढ़ी थी? वो ये था कि अब्दुल्ला यूसुफ जैसे दोस्तों ने जो उस वक्त विजन रखते थे, उन्होंने लोगों में कॉन्फिडेंस डाला था जी जी कि आपको हरासा नहीं किया जाएगा, आपको गैर जरूरी तौर पे ऑडिट नहीं किया जाएगा, आपको गैर जरूरी तौर पे रेडें नहीं मारी जाएंगी, ठीक है। आप अब गवर्नमेंट के एक्सचेकर में अपनी कंट्रीब्यूशन करें। जी जी उस तरह के विजन के जो लोग हैं, जरूरी नहीं वो और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके इतने विजन्स हैं, उन लोगों को लाया जाए ताकि जो एफबीआर में भी एक पॉलिसी मुरतब करें जिसमें लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहाल हो, कम्युनिकेशन गैप्स खत्म हो और ये ऑडिट वगैरह को मिनिमम किया जाए, जितना जरूरी है खत्म नहीं करना चाहिए। जी जी इनको भी सेक्टर वाइज एक पर्टिकुलर 25-30% के ऑडिट्स हर सेक्टर के हर साल होने चाहिए। ठीक अगर 25 नहीं भी है तो 10% के ऑडिट तो होने चाहिए ताकि लोग इस रियायत का नाजायज फायदा ना उठाएं और उसका कानून को उसके मुताबिक जो है ना वो ढालना चाहिए। खालिद साहब, नोटिफिकेशन आज आ जाए कल आ जाए, आना तो है ही है, वज़ीर आज़म साहब का ऐलान है। आप क्या समझते हैं, आपके जो मुतालबात इस नोटिफिकेशन के बाद पूरे हो जाएंगे? आपकी इंडस्ट्री दोबारा बहाल हो जाएगी? अगर इसमें कोई बेहतरी आ सकती है तो क्या तजवीज़ है आपके पास? देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इंशाल्लाह ये बेहतरी आएगी। ये हमारा जितने भी सेक्टर रुके हुए थे, जैसे बात हो रही है कि 40 सेक्टर इसके साथ इंडस्ट्री जो थी मुंसलिक थी, वो इंशाल्लाह ज़रूर चलेगी। बल्कि मैं ये समझता हूँ 40 इंडस्ट्री के साथ जो पाकिस्तान की इकॉनमी का पहिया है ना, वो 75% चल पड़ेगी। क्योंकि वो जो इंडस्ट्री 40 है, उनको जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ जो मिडल मैन होते हैं, मीडियोकर होते हैं, वो जो रोल अदा करेंगे, जो पैसा जिनके पास जाएगा आगे वो सर्कल में जाएगा, तो 75% अल्हम्दुलिल्लाह ये पहिया चलेगा। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी अहम हैं, जैसे फैसल साहब ने भी बात की है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता जी जी उस वक्त तक ये सारी चीज़ें एक मतलब कि मीडिया की शक्ल में हमारे पास आ रही हैं। जी जी बहुत सी चीज़ें इसमें होने वाली भी हैं जो जिसको टच नहीं किया गया। बहुत सी चीज़ें अभी जैसे हुकूमत ने किया तो बड़ी खुशाइन बात है। इसमें 2-3 चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे हमारे मुतालबे थे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक तो ठीक है, हुकूमत इसको कवर कर रही है। एक तो ये था कि जैसे रियल एस्टेट का जो काम करने वाले लोग हैं, ये तो हो गया एक हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने के लिए। उससे पहले काम है जो बंदा प्लॉट बाय करता है, क्या आया कि वो बंदा उसको भी ये फैसिलिटीज इतनी ही दे रहे हैं, क्योंकि उसमें अभी तक ये क्लियर नहीं है। अभी तक उन्होंने ये कहा कि जो प्लॉट घर के पॉइंट ऑफ से लिया जाएगा उसके ऊपर हम ये ट्रिपल 1 जो आपका जो एक्ट है ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, उससे हम पूछगिछ नहीं करेंगे। क्या आया जो दूसरे प्लॉट्स हैं जी जी क्या जो बंदा ट्रेडिंग करते, देखें ट्रेडिंग से फायदा होता है, हुकूमत को भी होता जी जी, वो टैक्स आता है हुकूमत को, टैक्स को भी आता है, और जो लोकल आपकी जो मेन पावर है उसमें एडजस्ट हो जाता है। जी जी, तो जब तक ये उनके लिए नहीं, अगर कोई इस तरह का सोर्स नहीं देंगे कि जिस तरह पहले था कि जो हमारे प्लॉट की ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा थी, हर जगह थी, लोगों ने एक उसमें इन्वेस्ट करते थे, उसमें थोड़ा बहुत पैसा आता था, वो आगे निकल जाता था। तो अब आया कि ये अगर हुकूमत सिर्फ घरों की हद तक अगर महदूद कर देगी तो मेरा ख्याल है कि शायद उतना बेनिफिट ना मिल सके। इनको प्लॉट्स में मिसाल के तौर पे जैसे उन्होंने कहा कि जी पहला घर जो है उसके ऊपर हम ये नहीं पूछेंगे ये पैसे कहाँ से आए, कहाँ गए हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि उसको लिए छूट मिल गई। इसका मकसद यही कि वो साल के बाद इस अमाउंट को अपना वाइट कर सकते हैं, जी जी, वो इंटरटेन कर सकता है अपनी उस इकोनॉमी के अंदर, उसको ये फैसिलिटी दे दी गई है। तो इसी तरह प्लॉट्स वाले को भी ये फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। दूसरे लफ्जों में एमिनिस्ट्री स्कीम है हुकूमत की तरफ से, ताकि अगर कोई प्लॉट्स में ट्रेडिंग करता तो उसके लिए वो जो 7 वाली कदगन है जो उन्होंने लगा दी है पिछली दफा, तो उसको खत्म होना चाहिए। खत्म नहीं, कम से कम घर की तरह 3 साल करते कि कम से कम उसके ऊपर जो गेन टैक्स है तो वो उसको कम किया जाए। हमारा सबसे पहला ये मुतालबा ये था कि पूरी दुनिया में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। पहली बात, सॉरी मैं आपकी एक बात फैसल साहब ने बात की, मैं वो निकल ना जाए, इन्होंने जो बात की है कि देखें जो एक बंदा आता है वो 4 करोड़ की रजिस्ट्री हमारे से करवाता था, 1 करोड़ उसका वाइट होता था, क्योंकि 1 करोड़ पे तमाम हुकूमत टैक्स कलेक्ट करती थी। जो 3 करोड़ होता था वो वैसे अनडॉक्यूमेंटेड मनी में चला जाता था। लेकिन मैं ये सवाल मेरा ये, मैं 70 साल से इस पाकिस्तान को बने 72 साल हो गए हैं, तो 30 इयर्स मुझे इस फील्ड में हो गए, प्रॉपर्टी की फील्ड में है। तो मैं ये कहता था कि हुकूमत क्या 70 साल से अगर चले जाग ही पड़ी है, तो क्या ये निज़ाम किन्होंने बनाया हुआ था? हुकूमत ने बनाया हुआ था कि जी आप 4 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय करें, आप 1 करोड़ पे टैक्सेस पे करें, 3 करोड़ आपका आप जिस तरह चाहे उसको छुपा लें। तो यार ये बात भी तो हुकूमत ने की थी, पॉलिसी भी हुकूमत ने बनानी है। जब जो 2016 में उन्होंने टैक्स किया कि जी हम एक मार्केट वैल्यूएशन टेबल बनाएंगे, रियल एस्टेट
टेबल आ जाएगा। हमने उस वक्त भी ये बात की थी कि आप जी पूरी रियल मार्केट के मुताबिक प्लॉट को ले जाएं, जो उसकी एग्जैक्ट अमाउंट है उसी के ऊपर आप टैक्स लें, वो लेकिन टैक्स रेट को कम कर कलेक्ट दें। कर दें, जी जी, टैक्स रेट उसको को कम कर दें। जी जी, जो कलेक्शन जो है वो इतनी ज्यादा कर दी गई है, 1 करोड़ का प्लॉट आप लेते हैं, 25 लाख आप उसके ऊपर टैक्सेस पे करते हैं, तो 25 लाख वो कब उसका कवर होगा? देखिए इन्वेस्टर आता है, पैसा लगाता है सर, वो प्रॉफिट के लिए होता है जी जी, उसका और कोई एम नहीं होता, वो पैसा इन्वेस्ट करता है उसकी प्रॉफिट के लिए। अगर उसको आप एडवांटेज नहीं देंगे तो वो ट्रेडिंग नहीं होगी, जब ट्रेडिंग नहीं होगी तो मैं समझता हूं ये कंस्ट्रक्शन का शोभा डैमेज हो सकता है। जी, जी। इसको भी थोड़ा सा साथ साथ चलाना चाहिए। जैसे फैसल साहब ने कहा कि देखिए ये सारे कितने मुस्तफीद हो रहे हैं, बिल्डर डेवलपर सारे उसमें आ रहे हैं, वो इंडस्ट्री का दर्जा मिल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ जो रियल एस्टेट का काम करने वाला भाई है उसको भी ये चीजें, उनको भी ये रिलीफ मिलना चाहिए, और कम से कम जो 7 साल वाली कादगार है वो खत्म होनी चाहिए। और जिस तरह ये पंजाब हुकूमत ने या सूबाई टैक्सेस भी काम किए, उन्होंने बड़ी अच्छी खुशाइन बात, हमने भी ये बात प्रपोजल की थी कि अब 2% जैसे उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी खबर है, लेकिन 2% लें जी जी, बेशक ये बिल्कुल रियल फेस पे लें, हमें कोई इतराज नहीं। तो क्यों? उससे ना कोई ब्लैक होगा, ना वाइट होगा, ना कोई अनडॉक्यूमेंटेड अमाउंट रहेगी। जितनी मेरे पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मैं करोड़ की ले रहा हूँ, मुझे पता करोड़ पे 2 लाख खर्चा आना दोनों प्रॉपर्टी, जब करोड़ की प्रॉपर्टी 25 लाख एक्सपायर से मैं पे करूंगा तो वहां पे आके प्रॉब्लम आएगी, वो पहिया जाम हो जाए। जी जी, तो ये हुकूमत दूसरा एक मैं यहाँ पे खालिद साहब की बात को तईद करूंगा, रेंट पे भी जो रेट ऑफ टैक्सेस हैं वो भी रिड्यूस होने चाहिए, ताकि ये कारोबार बकायदा, ये भी एक सनत है जी जी, कि रेंट पे 90% लोग पाकिस्तान में, ये 70% लोग रेंट पे रह रहे हैं, जी जी। तो रेंट के भी टैक्सेस जो है ना वो भी कम हो। आप जब 100 रुपए पे ऊपर 10 रुपए टैक्स लेते हैं एक बंदे से, वो नहीं, आप- कम कर दें, 5 सर, कर दें, वो आप 150 भी ले लें जी, 200 भी ले लें। उसको 20% पे पिछली गवर्नमेंट ने लॉक किया हुआ था मैक्सिमम, ठीक है। आप 100 पे 20 टैक्स ले रहे हैं और आपने किसी की जान लेनी है। जी जी, अब आपने उसे कह दिया कि जी 80 लाख से ऊपर रेंट चला जाएगा तो वो 33% या 35% टैक्स होगा, तो ये भी एक ज्यादती है हुकूमत और को। सब ये इस पे भी बेहतरी की तरफ शायद वज़ीर आज़म का जो ऐलान है, शायद वो सोचना बेहतरी की तरफ सोचना कदम हो, शायद चाहिए। इसके साथ और दूसरे दूसरा फिर सर एक फायदा और हो बात जाए। मैं जी आपके जी, ऐसे चैनल से इंशाल्लाह हुकूमत को कहना चाहूंगा, जैसे आपने पहले भी बात की, फैसल साहब ने ये बात की कि यार ये जो बंदा जिसके पास एक ही घर के लिए पैसे हैं, जी, एक जी। प्लॉट ले सकता है, वो लेकिन उसको आप कम से कम उसको भी आप फैसिलिटेट करें, जी, जी। उसको लिए उसके लिए पॉलिसी उसमें एक प्लाट में उसको 10-25 हज़ार रुपये बचता है। जी जी, इसको 1 साल देखें, जैसे ये कोरोना वायरस है, ये 1 साल में तो पता प्लानिंग तो कितने टाइम रह जी, गया, जी। बजट आ रहा है 3 महीने में, लोग कंफ्यूज हैं कि क्या होना है। जी, जी। अभी आज भी पंजाब की ये अपना वो पोर्टल के ऊपर आज तक भी उस पर 2% नहीं डाला गया। आज मैं वोचर जनरेट करे अभी तक, अभी घंटा पहले की बात कर रहा जी, हूँ जी। कि पंजाब हुकूमत अभी तक ये नहीं कर सकी कि जो 2% उन्होंने टैक्सेस या 3% कम किए जी, हैं, जी। 5 से 2% लेके आए, उनका भी तो कम से notification कम हो उसको उसके ऊपर डाल दें। जी, जी। जब एक ऐलान हो चुका है तो आप लोगों को जो रजिस्ट्री लोगों की वैसे की वैसी पड़ी, लोग देख रहे हैं कि चले कम से कम 2% का नोटिफिकेशन है, इसमें तो नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ये तो पंजाब हुकूमत सूबे ने खुद अपने तौर पे करना है, तो कम से कम वही डाल दें ताकि लोगों को फैसिलिटेट करे, ना कि इसको रोका जाए। जी, तो जी। इसको जब तक ये अगर इसको ज्यादा टाइम नहीं देंगे ये लोग, मिसाल के तौर पे जैसे अभी बात आ रही है दिसंबर तक आपने प्लॉट लेना है और उसके ऊपर आपने घर के लिए या तो घर स्टार्ट करना है या नक्शा कम से कम पास होना चाहिए, तब आपको ये 111 का जो फायदा पहुंच सकता है, तो मैं समझता इसको बढ़ाना चाहिए। अवाम के एतमाद को बहाल करेंगे और टैक्स पेयर को सहूलियात देंगे तो रेवेन्यू भी आएगा और इकॉनमी का पहिया भी बिल्कुल चलेगा। आएगा। खाला साहब आपको बहुत शुक्रिया, फैसल साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अयूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।